अगला, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपसे कल एक एग्रीमेंट करता हूँ कि आप मेरे को रुपए देते हैं और उसके बदले में मैं किसी को मारना है मेरे को। कल मैं इसे पूरा नहीं करता हूँ, मैं नहीं मारता हूँ, और फिर आप जाते हैं कोर्ट में, कहते हैं कि सर इन्होंने मैंने इसे पैसे दिए बट इसने किसी पर्सन का मर्डर नहीं किया। क्या लगता है आपको, कोर्ट क्या करेगा? भाई एग्रीमेंट तो किया है और आपने मेरे को पैसे भी दिए हैं, आप मेरे से पैसे ले पाएंगे वापस? बताइए। ऑब्वियसली नहीं। एग्रीमेंट तो किया था। चलिए, उससे पहले अब आपको दो टर्म समझने होंगे पहले। ठीक है, पहला होता है एग्रीमेंट और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के हम चैप्टर जो है ये नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्ट 1 है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले तो आप पढ़ोगे कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, आखिर में एग्रीमेंट होता क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग देख, जो मीनिंग दैट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये दो टर्म्स हैं, इसका पहले कंसेप्ट समझेंगे। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है? वो बात अलग है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है? उसके लिए आपको पहले ये दोनों टर्म्स समझने होंगे, फिर देखेंगे कि ये छोटा सा है, ये तीसरा वाला तो जो है थर्ड, अफेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे क्या इफेक्ट पड़ा था, इम्पैक्ट क्या पड़ा था, बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया, छोटी सी चीज़ है। उसके फिर हम आज आखिरी में भी पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है आखिर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब बेसिकली इस वीडियो में आज हम पूरा का पूरा एग्रीमेंट और कंसेप्ट, सॉरी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन्हीं दो टर्म्स के बीच में ही घूमते रहेंगे और ब्रीफली समझेंगे आखिर में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है, नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे फिर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, आइए पहले समझते हैं कि ये एग्रीमेंट में देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट समझें या फिर एग्रीमेंट। चलिए पहले है ना कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं, पहला स्लाइड यही आ गया है ना, तो चलो ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिस जो हम लॉ से की हेल्प ले सके उसे एनफोर्स करवाने के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कल आपने मेरे को पैसा दिया, उसके बदले मेरे को किसी पर्सन का मर्डर करना है। कल मैंने नहीं किया, आप चले गए कोर्ट में, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि सर इन मैंने से पैसे दिए और इसने इसका मर्डर नहीं किया, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। क्या वो जज ऑर्डर देंगे कि हाँ आपने इसका मर्डर नहीं किया तो आप इसका पैसा वापस दो, या फिर आपको उसका मर्डर करना ही करना है? बिल्कुल नहीं, उल्टा आप ही को पनिश करेंगे, बिकॉज वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, ये खाली एग्रीमेंट है जो कि हम दोनों के बीच में हुआ बस। इस ये लॉ इसे अलाउ नहीं करता है, इट इज़ एन इलीगल। तो ये एग्रीमेंट ही एग्रीमेंट तक ही बस रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और जब तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तब तक लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट लॉ एनफोर्स कर सके उसे एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है? आप एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है उसके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, एग्रीमेंट तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि एग्रीमेंट जब लॉ एनफोर्सेबल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है? तो एग्रीमेंट तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। सेकेंड एक और है लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने बताया ना, जब तक एग्रीमेंट लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो पहले तो एग्रीमेंट रहा। एग्रीमेंट क्या है? हम दोनों के बीच में कोई भी बात हुई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ, इसका इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल समझेंगे, फिलहाल बस ये देखिए। ऑफर मतलब आपने मेरे को ऑफर किया कि ये ले, मान लीजिए ये ले 50,000 रुपये ले, कल तुम्हें किसी का फॉर द पर्सन है उसका मर्डर करना है। तो ये हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये लॉ इसे इलीगल बताता है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप इसे लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते। यानी मतलब आज आपने मेरे को पैसा दे दिया, कल मैं नहीं करता हूँ तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि अब ये पैसा वापस मेरे को चाहिए, ठीक है? तो अभी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, ये मतलब ये कब से ये लागू हुआ था? तो वो था 1 सितंबर 1872। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। बस इसमें डेट कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना तो कर लेना, ठीक है? अगला देखो, पहले अभी हमने ये और देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था क्या?
देखिए पहले क्या था, इससे पहले सबके अपने अलग अलग कानून थे, मतलब जम्मू कश्मीर में अलग कानून चलता था, बाकी इंडिया में अलग कानून चलता था। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तब तक ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल था, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये कब आया था, कब से ये इन्फोर्स हो गया था, ठीक है, ये हुआ था 1 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। इस डेट के बाद जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। बस इतना समझ गए, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। तो क्या समझे इसमें, एग्रीमेंट जो भी लॉ के थ्रू एनफोर्स हो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्रीमेंट में दो चीज़ें होती है, एक तो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सॉरी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो भी एग्रीमेंट लॉ एनफोर्स कर सके उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एग्रीमेंट, दूसरा होता है लीगल ऑब्लिगेशन, मीनिंग ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ उसे एनफोर्स करवाएगा। आपने मान लीजिए कि आपने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए, अब मैं उसकी और उसके बदले में मेरे को आपको ट्यूशन पढ़ाना है, तो ये एनफोर्सेबल है। आपने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए और उसके बदले में मैं आपको 1 मंथ ट्यूशन पढ़ाऊंगा, इससे अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो लॉ एनफोर्स करेगा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगला देखिए क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है। अब उसमें दो पार्ट्स थे ना कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखिए, अगर सेक्शन 2E के हिसाब से देखें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हर वो प्रॉमिस या बहुत सारे प्रोमिस जो भी कंसिडरेशन फॉर ईच, मीनिंग गिव एंड टेक, समझ में आ रहा है। कंसिडरेशन का मतलब इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है, बिल्कुल वाइड चैप्टर है, पहले ये देखिए। कंसिडरेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ जाना चाहिए। मान लो आपने मेरे को 2000 रुपये दिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको सर्विस दूंगा ट्यूशन पढ़ाकर, एक कंसिडरेशन हो गई। तो एक तो प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस के मीनिंग मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, और आपने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2000 रुपीज़ दूंगा। अब इसमें साथ ही साथ कंसिडरेशन भी गई, आपने मनी दिया और मेरी तरफ से सर्विस गई, तो इसी को एग्रीमेंट कहते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। अब सेक्शन बी देखें तो क्या होता है, ए प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, डज एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, कल आपने मेरे से ये एग्जांपल ले लीजिए, आपने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए और आपने बोला कि ये लीजिए और इसके लिए में आपको मेरे को ट्यूशन देनी है, ठीक है। तो आपने मेरे को प्रपोजल दिया है, टेक 2000 रुपीज़ एंड गिव मी ट्यूशन। अब मेरी मर्जी है मैं उसे एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं मना भी कर सकता हूँ, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो यही एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया, अब प्रपोजल, आपने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए और उसके बाद में ट्यूशन की डिमांड की, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये एक प्रॉमिस बन गया। तो क्या होगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, इसीलिए जो एग्रीमेंट होता है वो एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है। अब उसमें भी देखिए एग्रीमेंट में भी दो होते हैं, दो पार्ट्स। एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मिनिमम दो लोग होते हैं, एक होता है प्रोमिसर, दूसरी होती है प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो भी पर्सन प्रॉमिस करता है उसे प्रोमिसर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए देखिए मैंने आपसे कहा आई विल गिव यू 2000 रुपीज इफ यू गिव मी ट्यूशन, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, अलग एग्जांपल नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी पहले समझ लीजिए बस, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा अगर आप मेरे को ट्यूशन देंगे, तो आपने मेरे को ट्यूशन दी। अब मैं एक प्रोमिसर हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2000 रुपीज़ दूंगा, तो मैं क्या हो गया, प्रोमिसर। और प्रोमिसी क्या होता है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रोमिस इज कॉल्ड प्रोमिसी, या इसमें ई ऐड कर लीजिए, एक मिनट, PROMIS होना, ठीक है। तो जो पर्सन प्रॉमिस को एक्सेप्ट करेगा उसे प्रोमिसी कहेंगे, मीनिंग मान लीजिए कि जैसे आपने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए और मैं आपको ट्यूशन दूंगा। अब आपने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए, आपने मेरे को प्रपोजल दिया, तो आप हो गया प्रोमिसर, और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, प्रोमिसी। मीनिंग आपको मेरे को 2000 रुपीज़ देने हैं, आपने जो प्रॉमिस किया है मेरे से किया है और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं क्या हो गया, प्रोमिसी, और आप क्या हो गए, प्रोमिसर। दोबारा से समझिए, आपने मेरे से कहा कि मैं आपको 2000 रुपीज़ दूंगा, इसके बदले में आपको मेरे को ट्यूशन देनी है। अब आपने प्रपोज क्या किया कि मैं आपको 2000 रुपीज़ दूंगा, तो आप क्या हुए, प्रोमिसर, आपको मेरे को देना है, आपने मेरे से प्रॉमिस किया है, और देना किसे, मेरे को देना है, तो हम किससे प्रॉमिस किया, मेरे से किया, तो मैं कौन हो गया, प्रोमिसी, ओके। अब एक और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए,
कंसेंसस एड आइटम, क्या मतलब है इसका? देखिए, कंसेंसस एड आइटम मीनिंग, देखिए दोनों के जो प्रोमिसर और प्रोमिसी है, दोनों के दिमाग में सेम ही चीज चल रही हो। मीनिंग ऐसा नहीं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप दो कार ओन करते हैं, ठीक है? और मैं आपसे एक कार खरीदना चाहता हूँ। आपने मेरे से एक प्रपोजल दिया कि आई विल सेल यू कार फॉर ₹3 लाख। अब दो कार थी, एक थी वाइट और एक थी रेड। अब आपके दिमाग में था कि कि आप मेरे को रेड कार बेचोगे, और वहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि आप मेरे को व्हाइट कार बेचोगे। मीनिंग आप क्या, आपके दिमाग में आप जो प्रॉमिस कर रहे हो, आप ये सोच के कर रहे हो कि आप मेरे को रेड कार सेल करोगे, और वहीं जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो ये सोच कर कर रहा हूँ कि मैं आपकी व्हाइट कार एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो दोनों की डिफरेंट हो गई, तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। हाँ, अगर आपके दिमाग में भी चल रहा होता कि आप मेरे को रेड कार सेल कर रहे हो, और मेरे भी दिमाग में चल रहा होता कि आप मेरे को रेड कार सेल कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट होता। अब आप बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए एग्रीमेंट में, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल फुल क्लियरिटी, कि आपको वहां बताना होगा जैसे कि मैं आपको अपनी रेड कार ₹3 लाख में सेल करूंगा, और वही चीज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तब होता है एग्रीमेंट। ओके, तो प्रोमिसर और तो फिर ये सॉरी, कंसेंसन एड आइटम, ये समझ में आ गया। आइडेंटिटी ऑफ माइंड, दोनों के दिमाग में सेम ही चीज चल रही है और प्रॉपरली अंडरस्टैंडेड हो कि क्या करना है आपको। अगला देखो, लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? अब कोई भी, जैसे हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया कि मतलब, अभी चलिए कार का एग्जांपल ले लेता हूं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ही कार है, स्विफ्ट, ठीक है? आप मेरे को सेल कर रहे हो 7 लाख में, और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया 7 लाख। ओके, अब मैंने आपको 7 लाख रुपीज दिया, और कल आपने मेरे को कार सेल करने से मना कर दिया, या फिर आपने मेरे को पहली कार दे दी और मैंने आपको रुपए देने से मना कर दिया। तो फिर जिस आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मैंने आपको मनी देने से मना कर दिया, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आप मेरे पे केस कर सकते हैं। तो यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसी एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन बना ले, मीनिंग इट विल, व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर वो लीगल, अगर वो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है? इसके बिना जब तक कोई भी एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा, तो वो खाली सिंपल एक एग्रीमेंट रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और जैसे ही वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे, जैसे ही वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाए, ऑन द स्पॉट सेम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में दिया था। आपने मेरे को किसी थर्ड पर्सन का मर्डर करने के लिए 20,000 रुपीज दिए। 20, शायद मैंने आपको 50,000 बोला, तो कुछ भी मान लीजिए, रुपए रुपए है। कंसिडरेशन ही कंसिडरेशन, लॉ ये नहीं कहता कि आपको कितना देना है। ठीक है, वो अभी ये भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, तो अब आपने मेरे को 20,000 रुपीज दिए, और कल मैंने उसे मर्डर नहीं किया उसका, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप क्लेम कर सकते हैं कि सर इसने मेरे को मैंने से 20,000 रुपए दिए और उसने मर्डर किया ही नहीं। तो इट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये खाली एक एग्रीमेंट है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट मस्ट बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, याद कर लीजिए। एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे सुनना। और जो भी एग्रीमेंट which is not enforceable by law is not a contract, it is only an agreement between the two parties। और मोर भी हो सकती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि द एग्रीमेंट इज वादर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों है ये, शुरू मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट इज वादर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट जाके बनता है। यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो सबके सब तो पहले एग्रीमेंट ही रहे होंगे ना। तो एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबल, नॉन एनफोर्सेबल, इलीगल, वैलिड, वॉइड, जितने भी एग्रीमेंट्स आते हैं, सबके सब एग्रीमेंट के अंदर सबके सब आते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो जो खाली लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल हो, बस वही होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो एग्रीमेंट के अंदर आ जाएगा।
अब कोई एग्रीमेंट जो इलीगल हो, जैसे मर्डर का मैंने बताया था, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए इट इज अ वाइडर टर्म देन एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म देन एन एग्रीमेंट। ओके, तो क्या होता है, अब देखिए क्या लिखा नीचे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, इसमें एक गलती हो गई, ये थोड़ा माइंड कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक मिनट। देखिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ठीक है। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एग्रीमेंट, ये थोड़ा काट लीजिए। हर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ थोड़ा ज्यादा डबल बार लिख गया ना, ठीक है, अपोजिट कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप ऐसे लिख दिए, एग्री एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसे ऐसे कैसे रहने दीजिए, ठीक है, ये मत काटिए, ठीक है। एक मिनट, चलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रहने दीजिए, ठीक है, इसे काट दीजिए, इसे रहने दीजिए। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बट हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ में आ गया? जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जो भी लॉ एनफोर्सेबल नहीं करता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जो खाली जो लॉ एनफोर्सेबल होंगे जो एग्रीमेंट, बस वही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यानी इलीगल वर्ड जितने भी होंगे, वैलिड जितने भी होंगे एग्रीमेंट्स में सब कुछ आ जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट्स खाली जो एनफोर्सेबल वाले लॉ होंगे बस वही आएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में। ओके, आगे देखते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। अब ज्यादा नहीं, कितना हो रह गया बस, ठीक है, लास्ट है। अब डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। एग्रीमेंट समझ में आ गया, खाली उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मीनिंग मैंने आपको या आपने मेरे को ऑफर किया, मैंने उससे एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया नहीं, या फिर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे वो लॉ इन्फोर्सेबल हो। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट में खाली दो चीजें होती हैं, एक तो ऑफर होगा, एक पर्सन ऑफर कर रहा होगा, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करेगा, खाली दो ही चीजें होती हैं। आपने मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको 2000 रुपीज दिए, बदले में कुछ सर्विस मांगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया और मेरे को दिए, ठीक है। तो ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एक ऑफर कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो एग्रीमेंट हो गया। बट कॉन्ट्रैक्ट में खाली ये दो चीजें नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो होगा ही, एग्रीमेंट इन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो होगा ही। देखिए, ऑफर होगा प्लस एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो जो लिख लीजिए, मान लीजिएगा, एक तो ऑफर होगा, दूसरा एक्सेप्टेंस होगा। पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो होगा ही होगा, देखिए इसमें तो यहाँ लिखा हुआ है ये पहले। पर साथ में क्या होगा, इसमें एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ भी होनी चाहिए, लॉ भी एनफोर्स करना चाहिए, तब वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस समझ में आ गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, ये तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि शुरू से हम लोग यही बता रहे हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस खाली एग्रीमेंट होगा, और जैसे ही वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगला डिफरेंस वो भी देखिए इसी पॉइंट से सिमिलर है। एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट। एग्रीमेंट कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस या राइट्स क्रिएट नहीं करता है। इट इज मियरली एन एग्रीमेंट, खाली हम दोनों के बीच में कुछ समझौता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दो पार्टीज के बीच में बस खाली समझौता है, प्रॉमिस एंड प्रॉमिस के बीच में बस खाली समझौता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जब तक लॉ एनफोर्स नहीं करेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो क्या है, इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस तो होंगे नहीं, और ना ही कोई राइट्स होंगे, मतलब नहीं आप कुछ चीज से कोई, मतलब अगर मान लीजिए और बगल वाले ने अगर उसे आपकी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो ये नहीं कि आप कोर्ट में जा चले जाएंगे, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं क्रिएट कर रहा है। और वहीं कॉन्ट्रैक्ट की सबसे नेसेसरी क्या होता है, इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स। वो लीगल ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट करता है, राइट्स भी क्रिएट करता है। कल अगर आप मना कर देते हैं तो वो आपसे कंपनसेशन मांग लेगा, आपको पनिश करवा लेगा एज पर द लॉ। और अगला देखिए, द टर्म एग्रीमेंट इज वाइडर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज वाइडर देन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पिछली बार ही समझ में क्या है, ये यहाँ पर देखा है हमने। एग्री ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्री एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। अगला, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों वाइडर था ये, क्योंकि
इसमें हर चीज इंक्लूड हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, हर चीज इंक्लूड हो जाएगा। बट क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा? होगा क्या बताइए? नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या लिखा है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, सन में आ गया। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अब आगे शायद उसके बाद आपका एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से शुरू है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका डाउट कोशिश करूंगा तुरंत के तुरंत ही आपका डाउट दूं, और अगले वीडियो जब लाऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।